नमस्कार साथियों, आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपका हो चुका है 5 मार्च और परसों आपका 7 मार्च को जो आपका पेपर है सुबह के टाइम में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र कक्षा 12 कृषि का, उसका जो यूपी बोर्ड ने आज यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए, उस पेपर को इस वीडियो में हम पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें से कम मैं बताऊं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपके पेपर में छपा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद बोर्ड ने जारी किया है। इस पेपर को हम पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से बातें करते हैं बाद में। देखिए पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी, चूंकि इसमें 21 क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी कृषि के जो सब्जेक्ट है उसमें 17 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 21 क्वेश्चन आता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा के जनक कौन है? तो देखिए मार्शल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मार्शल जो है इन्होंने भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, और मार्शल के अलावा पीगू, कैनन, बेब्रिज, चैम्बरलिन, इन सारे लोगों ने जो क्या किया था, तो इस परिभाषा का समर्थन किया था। फिर एडम स्मिथ है, इन्होंने तो ये परिभाषा दी थी अपनी धन संबंधी, एडम स्मिथ, और इस परिभाषा जो है ये इसका समर्थन किया था सीनियर वाकर, जेबी से, और इन लोगों ने किया था। फिर रॉबिन्स हैं, जेके मेहता ने आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा दी, तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? काफी बार पूछा जाता है और ये फुल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। डेविड रिकार्डो ने जो है लगान की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सर्वाधिक निष्क्रिय साधन है? तो श्रम, पूंजी, साहस, ये सब सक्रिय है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये भूमि जो है वो निष्क्रिय होता है। फिर आरबीआई की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर जब सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 होती है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? तो टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है? देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। फिर देखिए उपभोग की परिभाषा लिखिए। उत्पादन आपको पता है वस्तु की तुष्टिगुण का सृजन करना, ठीक है, तुष्टिगुण का सृजन करना, तुष्टिगुण को बढ़ाना उत्पादन है। तो उत्पादन का एकदम उल्टा उपभोग है। क्या है उपभोग? किसी वस्तु की तुष्टिगुण में कमी करना उपभोग कहलाता है। फिर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? देखिए मांग का क्या अर्थ है? यहाँ पे जो डिमांड होती है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? देखिए मांग क्या होती है? किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से, ठीक है, मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिन्हें उपभोक्ता किसी बाजार में तथा किसी दिए गए समय में विभिन्न कीमतों पर क्रय करेंगे, ठीक है। क्या होती है मांग? किसी भी वस्तु की वो मात्रा है जिससे जो कंज्यूमर है वो किसी मार्केट में एक डिफिनिट कॉस्ट पर खरीदेगा, वो होती है मांग, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्र क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र आपको पता है क्या होता है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। तो क्या कह सकते हैं? देखिए कृषि अर्थशास्त्र से अभिप्राय, ठीक है, क्या होता है? देखिए कृषि अर्थशास्त्र से अभिप्राय मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं से है जो साधारणतः कृषि व्यवसाय से संबंधित होती हैं, ठीक है। क्या होता है? देखिए अर्थशास्त्र क्या होता है? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। तो मनुष्य की कृषि संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या हो जाएगा? कृषि अर्थशास्त्र हो जाएगा। फिर मुद्रा का क्या कार्य है? 9वें क्वेश्चन में है। जो मनी होती है उसको आपको, यानी क्या क्या वो काम करती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे कि लिख सकते हैं कौन कौन सा कार्य हो सकता है। जैसे आपका पहला क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा कार्य हो जाएगा मूल्य का मापक यानी मीजर ऑफ वैल्यू। तीसरा हो जाएगा मूल्य के सहायक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ, इसमें क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी फंक्शन में जैसे आपका मूल्य या क्रय शक्ति का संचय यानी स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर। दूसरा हो जाएगा भावी भुगतान का प्रमाप यानी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। फिर मूल्य का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर उसके बाद से आकस्मिक कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। तो आकस्मिक कार्य में आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, सह का आधार यानी बेसिस ऑफ क्रेडिट। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स। इस प्रकार से आपका हो जाएगा निर्णय का वाक यानी बियरर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है 10वें क्वेश्चन में देख लीजिए। इसमें कह रहा है मुद्रा का क्या अर्थ है? जो मनी होती है उसकी परिभाषा पूछ रहा है। कई सारी मैंने आपको आसान आसान परिभाषाएं भी बताई थी 2007 का जो पेपर सॉल्व कराया था। जैसे हटले भी दर्ज करते हैं कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। इसी के अलावा और भी साधारण परिभाषाएं हैं, लेकिन इसकी जब से, ठीक है,
तो 9वें क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखिए मुद्रा की सबसे अच्छी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो बेस्ट होती है मुद्रा की जो सबसे अच्छी परिभाषा, वो आप लिख सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, क्रय शक्ति के संचय तथा ऋण संबंधी सौदों तथा व्यावसायिक दायित्वों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। भले ही परिभाषा बड़ी है लेकिन ये बेस्ट है। और अगर आपको छोटी परिभाषा याद है तो आप पहले की लिख सकते हैं, जैसे हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर भूमि का अर्थ, ठीक है, जो लैंड होती है उसको क्या कैसे परिभाषित करेंगे, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वे सारी, देखिए वैसे एग्रोनॉमी में लैंड की दूसरी परिभाषा है, अर्थशास्त्र में भूमि की दूसरी परिभाषा है। जैसे एग्रोनॉमी में क्या होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह, अपर सरफेस ऑफ द लैंड, दैट इज द मतलब दैट प्रोवाइड्स फिजिकल मतलब जो आपका होता है फिजिकल बैलेंस या यांत्रिक सहायता देती है पौधों को, उसको कहते हैं भूमि। लेकिन अर्थशास्त्र में क्या हो जाएगा, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। जैसे देखिए क्या होगा अर्थशास्त्र में, समस्त प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की ओर से मनुष्य को पृथ्वी तल पर या उसके नीचे या उसके ऊपर प्राप्त होते हैं, जैसे मैदान, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ, वायु, धूप, ये सब मुद्रा हो जाएगी। फिर 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगठन को परिभाषित कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहा है। देखिए संगठन क्या होता है, ये वह उपादान है जो क्या करता है संगठन, अन्य सभी उपादानों जैसे आपका भूमि है, श्रम है, पूंजी है, तो इन सभी में ये सामंजस्य स्थापित करके उत्पादन कराता है। ठीक है, वही यहाँ पर आप परिभाषा में बोल सकते हैं, जैसे उत्पादन के विभिन्न उपादानों में सर्वोत्तम संयोग तथा सहयोग स्थापित करके उत्पादन करवाने के कार्य को ही संगठन कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या मतलब होता है, तो दो राष्ट्रों के बीच होने वाले बाजार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को, देखिए जब दो या दो से अधिक देश आपस में एक दूसरे की वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ऐसे आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपका बोल रहा है 13वीं क्वेश्चन में, अर्थशास्त्र में वितरण का क्या अर्थ है, तो वितरण का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, संयुक्त उत्पत्ति को उत्पादन के सभी उपादानों में बांटना वितरण कहलाता है। तो यही सबसे आपकी अच्छी परिभाषा हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया है, वितरण इस बात का अध्ययन है कि संयुक्त उत्पादन जो राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यह आपका हो जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी समस्या के निवारण के लिए दो सुझाव दीजिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको कैसे हम हटाएंगे, उसके दो यहाँ पर सुझाव देने हैं। कौन कौन से आप सुझाव दे सकते हैं, जैसे पहला हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीणों को रोजगार मिले। दूसरा हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, यानी एक इंटीग्रेटेड ये आपका विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लघु तथा कुटीर उद्योग, रोजगार कार्यालय, स्वयं रोजगार योजना, 1993-94 की नई रोजगार योजनाएं जो थी, रोजगार आश्वासन योजना जो है। इसके अलावा और भी योजनाएं जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये सारी यहाँ पर योजनाएं हैं। ठीक है, फिर आपका है 15वां क्वेश्चन में, देखिए चल पूंजी और अचल पूंजी की परिभाषा लिखनी है। चल पूंजी वह है जो एक ही मतलब अवधि में एक ही बार के प्रयोग से खत्म हो जाती है। ठीक है, चल अचल पूंजी इस प्रकार से होती है। चल पूंजी क्या होती है, देखिए जैसे चल पूंजी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग मतलब कैपिटल, और अचल पूंजी को फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, चल पूंजी क्या होगी, देखिए जो एक ही बार के प्रयोग में समाप्त हो जाती है, जैसे खेत में आप खाद डाल रहे हैं। इसके अलावा कपड़ा कारखाने में कपास तथा पुस्तक की छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो इंक है। ठीक है, चल पूंजी मिल एक परिभाषा देते हैं कि चल पूंजी वह है जो उत्पादन में जिस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, अपने समस्त कार्य को एक ही प्रयोग में पूरा कर दे। ठीक है, फिर अचल पूंजी क्या होती है, जो पूंजी टिकाऊ है, ठीक है, तथा जिसका उत्पादन में बार बार प्रयोग किया जाता है वो अचल पूंजी है। जैसे कारखानों की इमारत, ठीक है, बैल, हल, ट्रैक्टर आदि, ये सभी आपकी अचल पूंजी हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए, ग्राम्य जीवन के उद्भव तथा विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है,
क्या लिखना है आपको? ग्राम जीवन के उद्भव और विकास पर टिप्पणी। देखिए, ग्राम जीवन का उद्भव पहले मैं आपको बता दूं। जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो वे उपजाऊ भूमि के आसपास अस्थायी रूप से बसने लगे। खेती करना कब सीखा था? तो 7500 ईसा पूर्व में, 7500 BCE में, यानी लगभग 9500 साल पहले। तो वो उपजाऊ भूमि के पास बसते थे ताकि वो अच्छे से खेती कर पाए। विभिन्न परिवारों, ठीक है, कि एक साथ एक जगह पर रहने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ग्राम नामक आर्थिक तथा सामाजिक जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका उद्यम हुआ। विकास देख लीजिए ग्रामों का। तो प्रागैतिहासिक काल, आपको पता है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। ऋग्वेद में भी गांव का आपको उल्लेख मिलता है। और आज के तो इतिहासकार कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आपका जो है मतलब वैदिक काल था। वो आज के इतिहासकार कहते हैं। कितना उसमें सही है वो तो पता ही है। ठीक है, तो यही आपका। इसके अलावा क्या आप कह सकते हैं? देखिए, वेदों के बाद के साहित्य में गांवों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार दुर्ग के चारों ओर बसी आबादी ग्राम कहलाती है। ऐसी पॉपुलेशन जो किसी दुर्ग के चारों ओर यानी बसी हुई हो, उसके गांव कहेंगे। मनुस्मृति में भी गांव का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमारी पुरानी विधि मतलब विधान संविधान की पुस्तक जो है वो मनुस्मृति थी। मनु, जो महाराज मनु थे, उन्होंने ग्राम, पूर्व तथा नगर में अंतर बताया। गांव को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उन्होंने माना है। इस प्रकार भारत में गांव जो है हजारों लाखों वर्षों से क्रमिक विकास उनका हुआ है। ठीक है, किसी समय में 7,32,000 से ज्यादा गांव हुए करते थे भारत में। ठीक है, फिर देखिए आपका 17वां क्वेश्चन, यह कर है जनसंख्या दबाव से आप क्या समझते हैं? पॉपुलेशन प्रेशर, उसके बारे में आपको लिखना है। ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर पूर्ति के नियम बताइए। पूर्ति या संभरण एक ही चीज होती है, यानी सप्लाई के कौन कौन से रूल। फिर देखिए आपका अगला ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके आपको गुण दोष लिखने हैं। ठीक है, तो गुण या विशेषताएं एक ही बात होती हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए, जैसे मानव जीवन का अध्ययन, जीवन का साधारण व्यवसाय, सामाजिक वास्तविक तथा सामान्य मनुष्य का अध्ययन, व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन, मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन, विज्ञान तथा कला। फिर उसके बाद से आलोचना या दोष क्या हो जाएगा? जीवन का साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं, केवल भौतिक साधनों का ही अध्ययन, भौतिक कल्याण से संबंधित नहीं, कल्याण को मापा नहीं जा सकता है, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है अर्थशास्त्र। परिभाषा का श्रेणी विभाजक न होना कि विश्लेषणात्मक। ठीक है, परिभाषा का श्रेणी विभाजक होना, न कि विश्लेषणात्मक। अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं और अव्यवहारिक दृष्टिकोण। आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होता है? व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। और वास्तविक विज्ञान यानी वास्तविक विज्ञान मतलब जिसको पॉजिटिव साइंस बोलते हैं, व्हाट इज, क्या है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान यानी क्या है इसका अध्ययन करता है। या आप चाहें तो बाजार वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अथवा में अगर मार्शल की परिभाषा ना आए तो ये कर सकते हैं। बाजार का अर्थ और प्रकार, तो बाजार एली नाम के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बाजार का अभिप्राय अर्थशास्त्र में उस समस्त क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं। कई सारे इसके टाइप होते हैं, जैसे स्थान के आधार पर स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसके अलावा और भी चीजें होती है जैसे मोनोपोली, एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, फुटकर बाजार, और जिसको रिटेल मार्केट बोलते हैं। इसके अलावा होलसेल मार्केट यानी थोक बाजार। तो ये सारे बाजार होते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन में है विनिमय से आप क्या समझते हैं? विनिमय के लाभों का वर्णन कीजिए। विनिमय, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो अर्थ क्या होता है? देखिए, दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय बोलते हैं। दो पक्ष हैं तो उनके बीच में कोई भी वस्तु, उसका ऐच्छिक यानी दोनों की इच्छा हो, वैधानिक यानी लीगल हो, और पारस्परिक हस्तांतरण विनिमय कहलाता है। ठीक, उसके बाद से लाभ क्या क्या है? तो दोनों पक्षों को लाभ मिलता है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का सुलभ होना, श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण का संभव होना, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, कुशलता में वृद्धि, आधुनिक उत्पादन प्रणाली का विनिमय पर आधारित होना, राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग, रहन सहन के स्तर का उन्नत होना, ये सभी लाभ हो जाएंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो रिकार्डो है उन्होंने लगान का कौन सा रेंट प्रिंसिपल उनका बताना है। ठीक है, तो रिकार्डो ने क्या कहा था? देखिए, रिकार्डो ये कहते हैं कि लगान पृथ्वी की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। रिकार्डो ने बताया कि लगान कृषि उत्पादन का आधिक्य है जो कम उपजाऊ भूखंड पर खेती किए जाने से अधिक उपजाऊ भूखंड के स्वामी को प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिकार्डो कहते हैं।
और इसमें और भी चीज़ें जैसे लगान की 3 अवस्थाएं रिकार्डो ने बताई, विस्तृत खेती, गहन खेती और तीसरा है भूखंडों या खेतों की स्थिति में अंतर। और आलोचना भी इसकी है कई सारी। तो ये चीज़ है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत पूछा जाता है 6 नंबर, जैसे इसमें भी पूछा हुआ है। या ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, सहकारिता का अर्थ तथा विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों की व्याख्या। सहकारिता साथ साथ कार्य करना, वर्क विथ टुगेदर, वही सहकारिता कहलाता है। कई सारे लोग मिलकर ग्रुप बनाकर किसी एक मतलब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं, वैसे सहकारिता कहलाता है। यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पर आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट करना बहुत आवश्यक है, कमेंट जरूर करें, फीडबैक मिलना चाहिए कम्युनिकेशन में, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा अच्छे से। और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मेरी भी स्टडी चल ही रही है, तो इसी कारण वीडियो आपको मतलब कुछ दिन का अंतर हो जा रहा है मिलने में, लेकिन आपको वीडियोस मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।